Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is chapter 7. It is a poem which has been written by William Cowper. Report of an adjudged case. Report means a summary, you can say. रिपोर्ट मीन्स हम जो पूरा ब्यौरा देते हैं किसी भी चीज़ का, है ना, उसको अपन एक रिपोर्ट की तरह बनाते हैं. एंड एडजस्ड मतलब होता है कि एक ऐसा केस, एक कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई हो और उसके बारे में हमको डिस्कस करना है ना. जैसे कि इसके पीछे मीनिंग भी लिखा, आप चाहें तो देख सकते हैं. डिसाइडेड ऑफिशियली बाय लॉ, मतलब जिसका डिसीजन है वो लॉ के द्वारा लिया जाएगा, है ना, उसलिए उसको अपन एडजस्ट कहते हैं. तो इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखो, पोएम का नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस. तो विलियम कॉपर ने लिखा हुआ है. थोड़ा विलियम कॉपर के बारे में जान लेते हैं. विलियम कॉपर जो है वो ही वॉज क्वालिफाइड एज अ लॉयर. वो खुद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़े लॉयर, मतलब क्वालिफाइड थे, लॉयर के लिए क्वालिफाइड थे. हिज लीगल करियर वॉज इंटरप्टेड बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस, है ना. तो कहीं ना कहीं उनका जो लीगल जो करियर है वो किसी मैडनेस के कारण वो रुक गया था. व्हेन ही रिकवर्ड हिज मेंटल हेल्थ ही रिटायर्ड टू द कंट्री वेयर ही लिव्ड अ क्वाइट लाइफ. उसको जब उनको थोड़ा मेंटली वो स्टेबल हुए तब वो जाके वहाँ कंट्री जब वो में स्टेबल हुए और फिर ही रिटायर टू द कंट्री वेयर ही लिव्ड अ क्वाइट लाइफ. वो रिटायर हुए, उन्होंने काफ़ी आराम से शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी. ही रोड द फेमस हाइम्स मतलब होता है भजन कह सकते हो आप, भक्ति भाव जो कहते हैं ना. हाइम्स हार्क माई सोल इन इट इज़ लॉर्ड and God moves in a mysterious way. His admirable letters show his gentle and humane personality. He wrote poetry in a simple and gentle style. जनरली मतलब जो पोइट्री जो उनके लिखने की स्टाइल थी काफ़ी सिंपल और काफ़ी जेंटल, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो लिखा करते हैं. ये आपको आगे भी इस पोएम में समझ में आएगा कि इस तरीके से वो कितने सिंपल और जेंटली उन्होंने पोएम लिखी है. आगे देखते हैं. इन दिस पोएम कॉपर हैज़ यूज द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट. तो क्यों कॉपर ने क्या करा, यहाँ पे जो लैंग्वेज उन्होंने काफ़ी आपको बहुत सारी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो मिलेंगी आपको वो मतलब कोर्ट रूम से रिलेटेड मिलेंगी, लीगल जो वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती है वो यहाँ पे यूज़ करी गई हैं. और थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे थोड़ा एक ह्यूमरस इफेक्ट, मतलब थोड़ा हंसी का पात्र, हंसी जैसा हमको फील होता है, हंसी आती है. अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट अरोज बिटवीन नोज एंड द आइज़. तो ये जो पोएम जो बेसिकली है एक स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अजीब व गरीब टाइप की डिस्प्यूट मतलब होता है. आप कह सकते हो कि लड़ाई हो सकती है. लड़ाई मतलब कि डिस्प्यूट मतलब होता है यहाँ पे, लड़ाई तो नहीं कहेंगे, डिस्प्यूट मतलब होता है जहाँ पे हमारे मतभेद, है ना, एक मतभेद जो है अराइज का सेकंड फॉर्म अरोज, है ना, जो कि मतभेद जो है वो खड़ा हो जाता है किसके बीच में, नोज़ और आइज़ के बीच में. बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टिकल. दोनों जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं कि भैया स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, तो दोनों दावा पेश कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है, मतलब नोज़ भी कह रहा है, आइज़ भी, दोनों ये कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा सोल मतलब इकलौता, है ना, इकलौता अधिकार हमारा सिर्फ चश्मे पे है. ऐसा नोज़ भी कहता है और ऐसा आइज़ भी कह रही हैं. द टंग एक्टेड एज अ लॉयर. और उसमें जो टंग जो है, जो हमारी मतलब जो जीभ जो है वो लॉयर के रूप में दिखाई गई है, मतलब यहाँ बताया गया है. क्योंकि टंग क्यों लॉयर बना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीभ जो है वो किस तरीके से बातें करती हैं और लॉयर भी जो है बातें करने वाला एक्सपर्ट होता है, इसलिए जहाँ पे टंग जो है वो लॉयर बनता है. और ईयर एज अ चीफ बैरन टू बैलेंस द लॉ. और यहाँ पे ईयर जो है वो जज बनता है. चीफ बैरन मतलब होता है जज जो कि डिसीजन लेता है ना, और ईयर्स का काम क्या होता है, सुनना होता है. तो जज का भी क्या काम होता है बेटा, सुनना होता है, ठीक है. तो इसलिए ईयर को यहाँ पे उन्होंने चीफ बैरन यहाँ पे जज बनाया है टू बैलेंस द लॉ, ताकि कोई भी जो है पक्षपात ना हो सके और जस्टिस हो सके. चलिए पोएम को पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे. बिटवीन द नोज़ एंड आइज़ अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, है ना. तो उन आइज़ और नोज़ के बीच में एक बहुत अजीब व गरीब जो है कॉन्टेस्ट मतलब मतभेद जो है वो खड़ा हो गया. द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग. तो स्पेक्टिकल जो हैं स्पेक्टिकल्स ने दोनों को ही कहीं ना कहीं बहुत दुखी और गलत साबित कर दिया. किन दोनों को, नोज़ और आइज़ को, है ना, क्योंकि स्पेक्टिकल्स खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भैया मेरे ऊपर किसका अधिकार है. तो उसने क्या करा, ये उसने बोला कि भैया एक काम करते हैं, ये जो है ये कोर्ट में आप ले जाओ इस केस को, वो लोग कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मेरे ऊपर किसका अधिकार है, नोज़ का है या आइज़ का है. तो दोनों वो कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड लाइन में द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग, है ना. इसलिए फिर स्पेक्टिकल ने ही दोनों नोज़ और आइज़ दोनों को ही कहीं ना कहीं अनहैप्पीली मतलब दुखी भी पहुँचाया है और कहीं ना कहीं गलत भी साबित कर दिया. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड्स नोज. और जो मतभेद का जो कारण है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को पता है. टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग. टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स मतलब कि उसी स्पेक्टिकल्स के बारे में, चश्मे के बारे में बात हो रही जिसके बारे में जिसके बारे में केस लड़ा जा रहा है ना. टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग. और ये पूरी दुनिया को पता है ये जो मतभेद जो है कि चश्मे का अधिकार मतलब चश्मे का के ऊपर किसका अधिकार है, ये पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पता है. मगर इसके बावजूद जो है ये केस जो है वो कोर्ट में
आया है। चलिए आगे देखते हैं। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस। तो यहाँ पे टंग जो है वो लॉयर के रूप में हमने पहले पढ़ा हुआ, ऊपर समरी में बताया आपको कि टंग जो है वो यहाँ पे एक लॉयर है एंड आर्ग्यूड द केस। आर्ग्यूड मतलब कि और वो केस को लड़ना शुरू करता है, आर्ग्यूमेंट पेश करता है, अपने दलीलें पेश करता है विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड विग फुल ऑफ लर्निंग। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स भी हैं और विग फुल ऑफ लर्निंग है ना। विग फुल ऑफ लर्निंग मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सारी उनके पास कि बुद्धि मतलब बुद्धिजीवी है, काफ़ी चीज़ों को तर्क उसको मालूम है किस तरीके से अब चीज़ों को अपनी बातों को प्रस्तुत करना, पेश करना, ये सारी चीज़ें उसको आता है ना, इसलिए लिखा हुआ है। वो काफ़ी ट्रेंड है, लॉयर है तो ट्रेंड है, उसको मालूम है कौन सी बात कब कहाँ कैसे कहनी है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब अ विग फुल ऑफ लर्निंग मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको मालूम है कब कौन सी बात सामने प्रस्तुत करनी है। वाइल चीफ बैरन ईयर सैट टू बैलेंस द लॉस, और वहीं पे जो है कान जो है वो चीफ बैरन मतलब कि जज बन के बैठा हुआ है ताकि कोई भी पक्षपात जो है किसी के साथ भी अन्याय ना हो सके। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग। डिस्कर्निंग मतलब होता है सेंसिबल, बुद्धिमान है ना। और जो सो फेम्ड फॉर हिज मतलब कि वो ईयर जो है वो एक जज का रूप यहाँ पे एक जज के रूप में बैठा हुआ है और जो कि काफ़ी फेमस है। फेम्ड मतलब होता है फेमस है अपने टैलेंट के लिए। इस टैलेंट उसके अंदर ये टैलेंट है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल है और बुद्धिमान है और जस्टिस करता है ना, अन्याय नहीं करता, सबके साथ वो न्याय करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइन, है ना। इन बिहाफ ऑफ द नोज, तो यहाँ पे लॉयर मतलब यहाँ पे टंग जो है जो लॉयर बना हुआ है वो नोज़ के लिए वो यहाँ पे दलीलें पेश करता है ना। तो तुरंत जज के सामने प्रस्तुत होता है, क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप, वो बोलता है एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइन, और हम बिना किसी डाउट के हम खोज सकेंगे कि स्पेक्टिकल्स के ऊपर किसका अधिकार है। और अभी मैं जो है नोज़ की तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपको पता चलेगा आगे पोएम में कि जो टंग जो है वो नोज़ की तरफ से भी केस लड़ता है और आइज़ की तरफ से भी केस लड़ता है, मतलब वो दोनों है ना, नोज़ और आइज़ दोनों की तरफ से वो अपनी दलीलें पेश करेगा, लॉयर के रूप में वो यहाँ पे पेश हो रहा है। तो अभी ये फिलहाल वो नोज़ की तरफ से अपने दलीलें पेश कर रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, मतलब अभी नोज़ की तरफ से वो यहाँ पे अपना केस लड़ रहा है। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? अभी आइज़ के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो नोज़ के साथ है वो। तो क्या बोलता है? विल अनडाउटेडली फाइन। थर्ड लाइन में आई देखिए, दैट द नोज़ हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन ईयर। दैट द नोज़ हैज़ हैड मतलब होता है हमेशा से, है ना। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे लॉयर टंग जो है वो कहना चाह रहा है कि नोज़ जो है हमेशा से ही चश्मे को पहनते हुए आ रहा है। विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड, है ना। विच अमाउंट्स टू पोजेशन मतलब पोजेशन मतलब होता है अधिकार, जो कि ये साबित करता है कि स्पेक्टिकल्स के ऊपर नोज़ का ही होल एंड सोल अधिकार है। और टाइम आउट ऑफ माइंड मतलब यहाँ पे ये है कि ना जाने कब से, है ना, चश्मा जो है मतलब नोज़ जो है वो चश्मे को पहनते आ रहा है और हमको पता भी नहीं है कि किस समय से कितने टाइम से वो पहनते आ रहा है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 60 पे आइए, आगे देखते हैं। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, उसके बाद फिर क्या है? देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स, है ना। फिर यहाँ पे जो लॉयर मतलब टंग जो है ना, वो चश्मे को उठाता है ना, स्पेक्टिकल्स को होल्ड करता है और ईयर के सामने रख देता है ना, मतलब जज के सामने रख देता, स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट मतलब कि जज के सामने पेश कर देता, रख देता है। और बोलता है योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विथ स्ट्रेडल, और बोलता है कि और लॉर्डशिप मतलब कि यहाँ पे जज से बोलता है कि जज साहब आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि ये जो है वो स्ट्रेडल से बनी है। स्ट्रेडल मतलब कि आपने देखा चश्मा के बीच में जिसके है ना, बीच में एक आप कह सकते कि ब्रिज जैसा बना रहता है, ब्रिज जैसा बना, दो चश्मे मतलब एक चश्मा है, दोनों लेंस होते हैं उसके, है ना, दोनों के लेंस को जोड़ता है एक ब्रिज टाइप का, है ना, उसको अपन स्ट्रेडल कहते हैं, जो कि नोज़ के ऊपर बैठ जाता है ना, जिसके ऊपर जो है मतलब जो कि चश्मे को बैलेंस करने में हेल्प करता है, उसको अपन स्ट्रेडल कहते हैं बेटा। ठीक है, आर मेड विद अ स्ट्रेडल एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज, मतलब वो जो स्ट्रेडल जो है चश्मे के बीच में जो स्ट्रेडल बनाया गया है वो नोज़ के आकार पे ही, नोज़ के आकार को देखते हुए ही बनाया गया हो ताकि वो उसके ऊपर फिट हो सके, बैठ सके, है ना। डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सेडल, है ना बेटा। सेडल मतलब क्या होता है? घोड़े के ऊपर आपने देखा होगा जब भी हम घुड़सवारी करते हैं तो उस घोड़े के ऊपर हम एक सीट, लेदर की हम एक सीट बिछाते हैं ना बैठने के लिए, उसको अपन सेडल कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रेडल जो है मतलब जो स्पेक्टिकल्स के है ना, स्पेक्टिकल्स में जो स्ट्रेडल बना हुआ है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि वो नोज़ के ऊपर बिल्कुल एकदम फिट बैठता है, जिस तरीके से एक सेडल बनाया जाता है ना। सेडल जो स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है हॉर्स के लिए, मतलब हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है स्ट्रेडल भी जो है बिल्कुल नोज़ के लिए ही, नोज़ के साइज़ के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लॉयर जो है नोज़ के लिए यहाँ पे
बातें बता रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, फिर यहाँ पे देखिए लॉयर जो है बहुत ही अपने बातों में बहुत चतुर होता है, उसको मालूम है कौन सी दलीलें कैसे पेश करनी है, किस तरीके से इस केस को हम अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, रुख कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे बोलता है कि लॉर्डशिप अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, बोलता है कि जज साहब आप अगर मान लें आप एक चीज़ को सपोज करिए, आपसे मेरे कहने पर एक चीज़ मान लीजिए, दिस केस दैट हैपेंड एंड मे बी अगेन, बोलता है सपोज एक केस ओवर हो गया है ना, ये केस जो है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया, और वापस से ये केस जो है अगर हम शुरू करते हैं है ना, वापस अगर ये केस शुरू होता है, दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस, वाइसेज मतलब होता है फेस, काउंटेनेंस मतलब चेहरे के हाव भाव, ठीक है, दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, सपोज ये चेहरा अगर बिना किसी नाक के होता है ना, सपोज ये चेहरा जो है, चेहरे का अगर हाव भाव जो आ रहा है अगर वो किसी नाक के होता, प्रे हु वुड और हु कुड, प्रे हु वुड मतलब कौन पहनता, और हु कुड कौन पहनाता या फिर कौन पहन पाता है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट लाइन पे देखेंगे हम, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन, है ना। तो आप सोचिए कि इस चश्मे को कौन पहनता और कौन पहन पाता, इस चश्मे को हमको नहीं पता। तो मतलब आप समझिए कि नोज़ जो है एक चेहरे के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नोज़ ही नहीं रहेगा तो चश्मे का कोई बैलेंस ही नहीं होगा, चश्मा उस पर टिक ही नहीं पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद आगे जो है लॉयर बोलता है, ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, है ना। तो बोलता ऑन एंड होल, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ है ना, अगर पूरी बातों को संक्षेप में मैं कहूँ तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट और मेरे दलील ये शो करते हैं कि वो भी सारे सही रीज़न के साथ ये बताते हैं कि, और मतलब मेरे रीज़न भी इतने पुख्ता हैं, इतने सही हैं कि शायद कोर्ट भी मेरे इस दलील को कंडेम नहीं कर पाएगा। कंडेम मतलब होता है खारिज करना, है ना, क्या ना, एक मतलब कि हटा देना, गलत साबित करना, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सर मैंने जो आपके सामने आर्गूमेंट पेश करे हैं, दलीलें पेश करी हैं, जो मैंने रीजनिंग आपके सामने पेश करी हैं नोज़ के लिए कि नोज़ का जो है होल सोल राइट है स्पेक्टिकल्स के ऊपर, वो जो मैंने आपके सामने जो रीज़न पेश करे हैं वो इतने सटीक हैं, इतने सही हैं कि शायद कोर्ट भी इन रीज़नों को खारिज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड लाइन देखिए, that the spectacles plainly were made for the nose and the nose was plainly intended for them, और बोलता है कि स्पेक्टिकल जो है वो नोज़ के लिए ही बना है, और ऑन द वाइस वर्सा नोज़ भी जो है वो स्पेक्टिकल्स के लिए ही बना हुआ है। चलिए सेकंड लास्ट स्टैंजा देखते हैं। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी तक ये जो लॉयर मतलब टंग जो है वो नोज़ के लिए दलीलें पेश कर रहा था, अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा था, अब जो है वो अपनी साइड शिफ्ट करके वो किसके लिए आता है, आइज़ के लिए आता है ना। अब आइज़ के लिए वो अपनी दलीलें पेश करेगा, और उसको अच्छे से पता है कि अगर जैसे दो लॉयर हैं उनको अपनी साइड शिफ्ट करनी है तो कैसे करना है, ये लॉयर को बहुत अच्छे से पता है ना। जब उसको कौन सा साइड स्ट्रॉन्ग करना है, अब जिस तरीके से वो नोज़ के लिए यहाँ पे अपनी दलीलें पेश कर रहा था, अब वो आइज़ के लिए अपनी दलीलें पेश कर रहा है, बोलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है देखिए, एज ए लॉयर नोज़ हाउ, मतलब एक लॉयर को पता है किस तरीके से उसको अपनी साइड शिफ्ट करनी है और किस तरीके से अपनी दलीलों को पेश करना है। अब यहाँ पर लॉयर जो है वो आइज़ की तरफ से केस लड़ता है ना, बोलता है। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लॉयर नोज हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज़, प्लीडेड मतलब कि अब वो आइज़ की तरफ से अपना केस लड़ता है, प्लीड करता है, मतलब जज साहब के सामने अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करता है ना। बट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नोन, बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नोन, मगर उसके आर्ग्यूमेंट जो है बहुत ही कम लोगों को समझ में आए और बहुत ही कम लोग जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, है ना। और कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा कि यहाँ पे टंग जो है आइज़ की तरफ से दलीलें पेश कर रहा है वो कहीं ना कहीं इतनी वाइज नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसने नोज़ के लिए पेश करा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड मतलब होता है ऑर्डर, तो यहाँ पे जज जो है वो ऑर्डर देते हैं विद अ ग्रेव सोलेमन टोन, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, और सोलेमन मतलब होता है कन्विंसिंग, मतलब गंभीर और कन्विंसिंग अपनी टोन में बताते हैं। डिसिसिव एंड क्लियर, डिसिसिव मतलब ऑलरेडी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अब सारी दलीलें सुन ली हैं, उनने अब काफ़ी ज़्यादा सारी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, डिसाइड कर लिया कि उनका जो क्या कहना चाहिए न्याय है या फिर उनका जजमेंट है वो किसके लिए होगा, है ना। विदाउट वन इफ और बट, बिना किसी अगर मगर के उनने अपना डिसीजन ले लिया है। और वो बोलते हैं दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो जब भी अगर नाक जो है वो चश्मे को पहनेगी, है ना, और अगर आँख को पसंद नहीं आता, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आई शुड बी शट, है ना, चाहे वो दिन हो या रात हो, आँखों को आई शुड बी शट मतलब आँख जो है अपने आप को बंद कर लें, है ना। इसका मतलब ये है कि जज जो है वो नोज़ के फेवर में अपना
कह सकते हो जजमेंट सुनाता है और नोज़ को ये केस जिताता है, और ये बोलता है कि जब भी नोज़ जो है चश्मे को पहनेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, अगर आइज़ को पसंद नहीं आता है तो वो अपने आप को बंद कर ले। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपकी पोएम ख़त्म होती है। कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन, है ना, और यू कैन पर्सनली मैसेज मी। देयर इज अ कमेंट सेक्शन ओवर देयर, यू कैन ask or you can ask me anything if you have any doubt, if you have any doubt in any of the stanzas or any word. Okay, चलिए, thank you.